अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। हम अपने चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जी तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो इसमें अब्दुल सत्तार अदीबी साहब का एक मशहूर और मारूफ वाक़या है। उसमें वो एक लाश उनके पास आती है, उसको वो देखते हैं, उसको दफनाते हैं। और अब्दुल सत्तार अदीबी साहब फरमाते हैं कि मैं आज तक उस लाश को नहीं भूला। वो लाश थी, उसके बच्चे बाबा जी के बाहर जा रहे थे, उनकी सीटें बुक हो गई थी और अचानक बाबा जी का इंतकाल हो गया। और वो बच्चे रुक ना पाए और वो कफन दफन के पैसे देकर ईदी सेंटर के रजाकारों को तो वो चले गए। तो कितने ही सख्त जो है टाइम होगा वो, जब वो तमाम बच्चे बाप की लाश को ईदी सेंटर के हवाले करके चले गए होंगे। दोस्तों, वो बाप जो खुद खाना ना भी खाए और अपने बच्चों के लिए अरेंज करता है। दोस्तों, वो बाप जो सुबह से लेकर रात गए तक चलता है और बगैर तनख्वाह के काम करता है। तो किस तरह के ये के वाक़यात हैं। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको हिदायत नसीब करे। अल्लाह पाक सबको अपने वालिदैन का खिदमत गुजार बनाए और अल्लाह ना करे कि इस तरह का वाक़या जो है तो वो दोबारा रुनमा हो। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। डॉक्टर अफान कैसर साहब, उन्होंने ये वीडियो बनाई और आइए मैं भी देखता हूँ और आप भी देखें। अब्दुल सत्तार ईदी साहब की ज़िंदगी का एक बड़ा मशहूर वाक़या है। और वो वाक़या कुछ यूँ है कि उन्होंने पूछा कि आपने तो हज़ारों लाशें दफनाई हैं, कभी कोई लाश ऐसी दफनाई जो भूले ना हो? उन्होंने कहा, यूँ तो कई लाशें ऐसी हैं जो मैंने दफनाई हैं, मैं उन्हें नहीं भूल सकता, लेकिन एक लाश ऐसी ज़रूर है जिसका मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा। और आप हैरान रह जाएंगे कि उस लाश के साथ हुआ क्या, और आप फिर अपनी इबरत भी याद रखेंगे। ये जो लोग पैसे ताकत के नशे में चूर होते हैं, जरूर पकड़नी भी वो चाहिए। लोग इससे इबरत पकड़ेंगे। अच्छा, अब एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि वो कोई लेंगे, कोई जली कटी लाश, कोई बोरी बंद लाश का नाम, या कोई धमाके में या कहीं और कोई कत्ल, ये वो। उन्होंने वाक़या जब सुनाना शुरू किया तो पूरी दुनिया इस वाक़ये को अब कोट करती है। उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सोच में गौता लगाया और कहने लगे कि ना इस लाश पे कोई तशद्दुद था, क्योंकि कराची में थे, बोरी बंद लाशें बिल्कुल मिलती ऐसे थी, ही है। इतना तशद्दुद, टॉर्चर, ना कुछ ऐसा था, ना कोई सरकटी लाश थी। ये लाश थी एक बुज़ुर्ग की, और बाल ट्रिम, कटे हुए, नाखून बिल्कुल साफ और ज़बरदस्त किस्म की, बिल्कुल ट्रिम एक लाश थी। उन्होंने कहा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी बावकार शख्सियत की लाश जो है, अल्लाह इसको इसके घर वालों ने क्यों नहीं दफनाया। और वो एक घर से उठा के लाए थे, अल्लाह जो रज़ाकार थे वो इस घर से उठा कर लाए थे, और वो बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने कहा कि यूं तो हमारे पास कई ऐसी लाशें आती थीं, इवन इस तरह की लाशें भी आती थी जो साफ़ सुथरी होती थी, पर उनके वारिस नहीं होते थे, हमें उन्हें धो के दफनाना पड़ता था। मैं इस लाश को गौर से देखता रहा, तो उस कराची के रज़ाकार जो उसको लाश को उठा के लाए थे, उन्होंने मुझे कराची की सबसे पॉश बस्ती का नाम लिया। अब आप गैस कर लें कि कराची की सबसे पॉश बस्ती उनके दौर में कौन थी, और उसमें सबसे बड़े बेंगलों के सामने ये लाश उधर से ही उठा के लाए थे। तो रज़ाकार बताने लगा कि हम जूं ही बंगले के सामने पहुंचे, अब रज़ाकार वो वाक़या सुनाता है। अच्छा, अब मैं उस बस्ती का आपको नाम भी कोट कर देता हूँ। डिफेंस कराची की लाश थी। तो वो कहता है कि जब हम उसके बाहर पहुंचे तो एक गाड़ी थी, और गाड़ी भी बहुत महंगे ब्रांड की गाड़ी थी,
उस गाड़ी में खातून और कुछ बच्चे बैठे इंतज़ार कर रहे थे। तो इतनी देर में ना एक साहब हड़बड़ाते हुए आए और कहा तुम लोगों ने बड़ी देर कर दी, और हमसे थोड़ा सा उलझ पकड़ से गए। और उन्होंने कहा कि भाई ये लिफाफा पकड़ें, जितना भी तदफीन पे ख़र्चा होता है ये करें, अच्छी से अच्छी कब्र का अरेंजमेंट करें, बेहतरीन सा गुस्ल करें और इन्हें दफना दें। इतने में गाड़ी से आवाज़ आई खातून की कि तुम्हारी इस तकरीर के चक्कर में ना हमारी एयरपोर्ट की फ़्लाइट मिस हो जानी है। कहता है मैं गाड़ी की जानिब देखने लगा और बाद में वो शख्स चलता बना। रज़ाकार कहता है कि वहाँ जो दरवाजे पे नौकर खड़ा था डिफेंस कराची के दरवाजे पर, उसने उनसे पूछा कि भाई ये लाश जो है ये किसकी लाश थी। उसने कहा ये इस कोठी के, जो इतनी महंगी कोठी है, उसके मालिक की लाश थी। उसने कहा कि भाई अगर ये उसके मालिक की लाश थी तो ये शख्स कौन था जो लिफाफा देकर चला गया। उसने कहा ये इसका इकलौता बेटा था, और जो गाड़ी में बैठी चीख रही थी खातून वो इसकी बहू थी, और ये काफ़ी अरसे से इसी मकान में रहते थे। अब इन लोगों की फ़्लाइट थी, बुक हुई भी थी सारा कुछ, और ये कभी कभार मिलने आते थे, हम नौकर इनकी देखभाल करते थे। इनकी अचानक हार्ट अटैक से यूँ डेथ हो गई। अब इनकी फ़्लाइट्स और टिकट्स बुक थी तो इन्होंने जाना था, और उधर से इनकी मीटिंग्स कैजुअल थी, इसकी बीवी भी वहाँ बाहर के मुल्क में काम करती है, और वो चले गए। अब ये वाक़या आपको लगेगा कि ये बड़ी कोई मन घड़त सी बात है, लेकिन दिस रियली हैपेंड इन डिफेंस कराची। तो कहते हैं कि ईदी साहब ये बात सुनकर आप दीदा हो गए, और उन्होंने फिर रज़ाकार भी साथ उन्होंने हटा दिए। और ईदी साहब कहते हैं कि मैंने ख़ुद फिर उस लाश को गुस्ल दिया, और कहते हैं मैं जूं ही उस लाश को गुस्ल देने लगा कि तो मुझे गुस्ल देते देते बार बार इस बात का एहसास होने लगा कि ये शख्स अपनी ज़िंदगी में कितना मोतबर और हसास होगा। इसने अपनी औलाद की परवरिश में क्या क्या नाज नखरे नहीं उठाए होंगे, कैसी कैसी जो है ये उनकी नाज नखरे नहीं उठाता होगा। उनके स्कूल के बैग्स लेना, उनकी एजुकेशन का ख्याल रखना, इकलौता बेटा था तो किस तरह उसने उसे पढ़ाया होगा, फिर मुल्क से बाहर भेजा होगा, अपने पोते पोतियों को कितना मिस करता होगा। और आज एक फ़्लाइट के चक्कर में उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो आखिरी टाइम इसको दफना कर जाते। कहते हैं मुझे इस दिन इंसानियत पर से ना मेरा एतबार बिल्कुल उठ गया, और मैं रो पड़ा कि काश हम अपनी औलाद को ऐशो इशरत देने की बजाय ये बड़े बड़े घर, ये बड़े बड़े बैंगलोज, ये बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस जो डिफेंस कराची से उठाया, बाहर के पढ़ाया और बाद में ऐसी बहू लेके आए, ये देने की बजाय अगर हम उसको तालीम, तरबियत और आदाब सिखा दें और औलाद को मोहब्बत करना सिखा दें तो हम पता नहीं कितना बड़ा तोहफ़ा दें। तो मैं ये वीडियो और ये वाक़या आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम लोगों ने इतना मटीरियलिस्टिक किया हुआ है कि हमने अपनी तमाम औलाद को लगाया हुआ है पैसे के पीछे, मनी ग्रैबिंग के पीछे, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे। हमने, आप आज गैस कर लें, जो आपके सामने बच्चे फिर रहे हैं, आप उन्हें कितना को वक्त देते हैं, उनकी तरबियत को कितना को वक्त देते हैं। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो डॉक्टर्स जो अपनी बिजी प्रैक्टिस में से अपने बच्चों को जाके टाइम देते हैं, एंड सॉरी टू से आई एम नॉट वन ऑफ देम। और मुझे अफसोस भी कभी कभी इस बात का होता है क्योंकि मैं उस तरह वक्त नहीं दे पाता, क्योंकि शायद मैं एंथुजियास्टिक बहुत ज़्यादा हूँ, मीडिया के कामों में फंसे हुए, मेडिकल के कामों में फंसे हुए, फिर पेशेंट्स इतने, फिर उनको देखना, उनके लिए पेन इतना ज़्यादा, स्ट्रेस, फिर हर वक्त का स्ट्रेस। तो जब मुझे एक रात बड़ा इस बात पे दुख हुआ, और ये वाक़या मैंने उसके बाद ही पढ़ा, और शायद मैं ज़ाती तौर पे अगर आपको इससे सबक सिखा रहा हूँ तो मैं पहले खुद अपने ऊपर ये सबक इम्प्लीमेंट करूँगा। कि मेरी बेटी, मैं बहुत थका हुआ था, 1 बजे रात के मेरे पास आके ना बार बार, 6-7 साल की है वो, आके लेटे के पापा कार्टून देखने इकट्ठे। अच्छा, मुझे इस बात का बिल्कुल, मैं बहुत थका हुआ था, मतलब मैंने 80-90 मरीज़ देखे हुए थे, बिल्कुल मेरा दिमाग सुन्न हुआ पड़ा था उस टाइम, और मैं कहता था मेरे करीब ना आए कोई बंदा। अब वो ज़िद करने लग गई, मैंने कार्टून देखने हैं, तो मैंने उसके साथ कार्टून तो नहीं देखने थे, मैंने बेगम को कहा कि इसको सुलाओ जाके और इसको ले जाओ, ये जाके सोए आराम से ना। तो उसको ले गई, लेकिन मुझे उसके बाद 2 घंटे नींद नहीं आई। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार मैं 80 मरीज़ तो देखा हूँ, मैं अपने कामों में तो मगन हूँ, लेकिन मुझे शायद ये लगता है कि ये 2 घंटे मेरी बेटी को देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो मुझे अपना वर्कलोड कम करना होगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मैं ह्यूमैनिटी करूँ या जो भी आप उसको नाम दें, या अपना वर्कलोड जो इतना बढ़ाया हुआ है मुझे इसको कम करना पड़ेगा, और मुझे औलाद को टाइम देना पड़ेगा।
तो ये वो मेजर गलती है। मैं आपको अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल किसी और पर ना लें और इस बात को समझे कि दिस इज़ रियलिटी ऑफ लाइफ। अब अगर आप तरबियत में ये काम नहीं करेंगे ना, अब अपनी औलाद को टाइम नहीं देंगे, जैसे माएँ आजकल पार्लर्स, टिकटॉक और बिजी हैं और नहीं टाइम देती, बाप तो वैसे ही टाइम नहीं देते, फिर ऊपर से महंगाई, फिर पाकिस्तान के हालात, तो फिर एक ऐसी पौध ज़रूर आगे चल के ऐसी आ सकती है, जैसे ओवरसीज़ मेरे भाई बहन मुझे जो सुन रहे हैं, जो खुद बाहर हैं, बच्चों को पैसे भिजवाते रहते हैं और एंड में वो उनके लिए बिल्कुल बेहिस हो जाते हैं। वो समझते हैं बस ये अब्बा नहीं आया, एटीएम आया। यस। तो जब ये एहसास पैदा हो जाता है ना औलाद के अंदर, जो मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद के अंदर हो, तो फिर ये वाले वाक़ये होते हैं जो डिफेंस कराची वाला वाक़या मैंने सुना है। आपके बच्चे हैं, आप उन्हें पैदा कर रहे हैं, यू हैव टू गिव देम टाइम। आप उनके साथ बैठ के कार्टून देखें, उन्हें कहानियाँ सुनाएं, उनके साथ बुकलेट्स पे बैठें। लेकिन अच्छा, मैं मेरे साथ एक और डॉक्टर साहब हैं, उनको मैं रात 10 बजे फ़ोन करूँ ना, ये 11 बजे बाज़ का कोई केस डिस्कस करना होता है, डॉक्टर रऊफ़ नाम है उनका, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है। जब आवाज़ आएगी पीछे किसी काके ने आने की, रोने की आएगी, मैं बच्चों को सुला रहा था। जरूर, क्यों अच्छा, अब टेक्निकली ही इज़ अ गुड फादर, फिर मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं कहता हूँ यार ये देखो इतना बिजी है पर ही गिव्स टाइम। वो अपनी बेगम के नहीं जिम्मे डालता, खुद सुला रहा होता है। तो फिर तरबियत का आंसर शायद उसका बेहतर हो गया, मेरे से भी बेहतर हो गया। तो ये मैं आपको ये सिर्फ, इंशाल्लाह। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डिफेंस, अगर मैं चाहता हूँ मुझे ये नहीं करना चाहिए, या अगर आप चाहते हैं कि आपको डिफेंस की लाश की तरह दफनाया जाए, तो फिर तो आप यही काम करते रहें, यही कांड करते रहें जो कर रहे हैं। नहीं तो आज जाएं और औलाद की तरबियत पर टाइम इन्वेस्ट करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड टाइम। उनको पॉजिटिविटी सिखाएं, मनफियत से जाहिर सी दूर बात है, लेकर जाना तो जाएं। है ही। देन यू विल रियलाइज कि आप डिफेंस की लाश की तरह नहीं दफनाए जाएंगे। फिर मरना तो सब ने, मैंने भी मरना है। अगर एवरेज ज़िंदगी गुजार ली 60-65 में, तो मैं भी किसी, क्या मुझे ईदी दफनाएंगे? फिर ईदी फाउंडेशन दफनाएगी कि यार इतनी मोतबर लाश है, फिर डिफेंस से उठाएंगे मुझे। तो ये अब आपने सोचना है कि आपने डिफेंस की लाश की तरह खुद को दफनाना है, सही कहा। या आप जी चाहते तो हैं कि आपका दोस्तों, जनाजा, आपकी ये औलाद थे अपने डॉक्टर कंधों पे उस्मान सुकून कैसर से साहब उठाए और इज्जत से और दफनाए और 4 बंदे रो रहे हो आपके डॉक्टर जनाजे पे। सर इति साहब ये मोहम्मद फैसला इकबाल आज साहब, कर लें आप कि आपने अपने वक्त में से कितना दोनों के वक्त साथ अपनी हैं। औलाद को देना है और कितना आप नहीं। लोगों ने देखा डॉक्टर है। अफान कैसर, अल्लाह साइनिंग पाक ऑफ। हमें समझ दे, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियां पैदा करे, और जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह पाक कदर करने की हिम्मत दे, और जिनके चले गए हैं अल्लाह पाक उन पे करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। मैं एक साहब को जानता हूँ, उनके वालिद साहब फौत हुए, तो वो अदर कंट्री सेटल थे, तो वो वालिद का सुन के आ गए। तो एक बंदा उनको कहने लगा यार क्या जरूरत थी आने की, बस जो हो गया था वो तो हो गया था, इतने पैसे आप लगा के आ गए हो। तो उसने रिप्लाई दिया जो सोने के पानी से नोट करने के काबिल है। तो उसने कहा यार ये वही बंदा है, ये वही मेरा वालिद है जो मेरे लिए दिन दुगनी और रात चुगनी मेहनत किया करता था। मुझे उसने पढ़ाया लिखाया, मेरे लिए उसने कुर्बानियां दी, मेरे लिए उस बंदे ने अपनी खुशियां कुर्बान की, और वो बेचारा मजदूरी करके मुझे उसने पाला पड़ा, और आज मैं पैसे बचाने की खातिर अलविदा करने भी ना आता। जी तो दोस्तों इसी बात पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक हमें और सबको अल्लाह पाक समझ अता करे, और अल्लाह करे कि हम अपने वालिदैन की, बड़ों की इज़्ज़त आबरू करने वाले बन जाएं। वस्सलाम। आमिर शहजाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।